हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की सीरीज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड अगेन आई वुड से इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस देन डू इट. It will enhance your preparation. Less than 60 days have left for your prelims examination. So you can enroll with Unacademy Plus and you can prepare well for your prelims examination. This is one subscription and unlimited benefits where you will get 100% syllabus coverage, prelims and mains kit test series with the evaluation, essay and answer writing practice also and interview preparation also. और यहाँ पे बाकी की डिटेल्स आप देख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल सबके लिए अवेलेबल होगा। और यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है विद डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यूज द रेफरल कोड RANK10 और UPSC YT सो दैट यू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम 10% डिस्काउंट। सो हम डिस्कस कर रहे थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सो आपने कहा है कि ये पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट हो जाएगा, हाफ एन आवर की एनालिसिस होती है, आप इसे वॉच कर सकते हो। और सिंस मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एनालिसिस कर रही हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको पता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थोड़ा लेंदी होता है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखते रहिए और ये कंप्लीट भी हो ही जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हमने बहुत सारे मूवमेंट जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे पिछले लेसन में, और आज जो 2-3 रह गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ देवबंद मूवमेंट, जिसे दारुल उलूम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये एक इस्लामिक एकेडमिक सेंटर था जहाँ से ये शुरू हुआ था। सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है यूनाइटेड प्रोविंस का उस समय उसके अंदर में आता था। 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतावी के द्वारा, जो रिलीजियस लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ। It was organized by the Orthodox section among the Muslim ulema as a revivalist movement. तो ये इस्लामिक व्यू को रिवाइव करने के लिए ये जो है वो स्टार्ट हुआ था मूवमेंट। कुरान और हादीस जो थे उसकी टीचिंग को प्योरीफाई करने के लिए ये इनके ऑब्जेक्टिव में शामिल था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट हैज़ ट्विन ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे इनका ये था कि इनको प्रोपोगेट करना है प्योर टीचिंग ऑफ द कुरान और हादीस मुस्लिम के बीच में, और दूसरा ये था कि जो जिहाद वाली चीज होती है अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स, उसकी स्पिरिट को इनको बरकरार रखना है। तो ये इनके दो जो मेन मोटिव थे उनमें शामिल थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो देवबंद मूवमेंट था ये शुरू यहाँ से हुआ था, एंड उसके बाद इसमें और भी लोग शामिल थे, जिसमें राशिद अहमद गनगोई का नाम आता है, जो भी एक ट्रेन रिलीजियस लीडर थे, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पॉलिटिकल फ्रंट में अगर आप देखो तो देवबंद मूवमेंट जो है उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने एक फतवा जो है रिलीजियस डिक्री जिसे कहते हैं वो फतवा जारी करने के लिए हेल्प करी थी। किसके खिलाफ? सैयद अहमद खां के खिलाफ। तो सैयद अहमद खां भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट लेके आए थे। अलीगढ़ मूवमेंट मैंने पिछले लेसन में जो डिस्कस किया है, तो उसके खिलाफ ये क्यों थे? तो थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में, दोनों के विचारों में थोड़ा सा मतभेद था, इसीलिए ये उनको जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते थे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि अगर आपको ये पूछा जाए कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ देवबंद मूवमेंट, और ये डिफरेंट कैसे था अलीगढ़ स्कूल ऑफ मूवमेंट से, जो कि सैयद अहमद खान लेके आए थे, तो उसको अगर आप 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट के लिए एनालाइज करते हो तो बस आपको यहीं पे ये ऑब्जेक्टिव एक तो आपको समझ में आ जाता है कि दे वर द फॉलोअर ऑफ टीचिंग ऑफ शाह वलीउल्लाह। और उसके बाद यहाँ पे जो इनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक नेशन से बिलोंग करते हैं। तो इसके जो हैं देवबंद स्कूल के काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थे। इनके कॉन्टैक्ट्स मासेस से बहुत ज़्यादा थे, जितने कि अलीगढ़ स्कूल के नहीं थे, क्योंकि वो थोड़ा सा नैरो बेस था उसका, लेकिन इनका थोड़ा एक्सपैंडेड बेस आप कह सकते हो। और ये जो यूनाइटेड करते थे लोगों को, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूनाइटेड करते थे, और ये नेशनलिस्ट कैरेक्टर इनका होता था देवबंद मूवमेंट का। लेकिन ये जो आपके अलीगढ़ मूवमेंट सिख वहाँ पे सॉरी जो इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट वो हुआ था सैयद अहमद खान के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको चाहिए था कि मुस्लिम के लोगों में जो मॉडर्न एजुकेशन है वो प्रमोट किया जा सके, और इसीलिए वो ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और इस तरीके से ये कहा जाता है कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में एक थोड़ा सा एक जो है ना
ऐड ऑन किया था अलीगढ़ स्कूल ने। तो इसमें थोड़ा सा बस यही होता है कि डिफरेंसेस थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया और इस मूवमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट अगर आप बात करते हो तो फिर आपको ये डिफरेंसेस थोड़े से पता होने चाहिए। देन द नेक्स्ट इज सिख रिफॉर्म मूवमेंट। सिख रिफॉर्म मूवमेंट में आपको जानने वाली बात ये है कि द सिख सभा जो है वो फाउंड किया गया था अमृतसर में 1873 में, जिसके भी दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो कि एक जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है उसको लोगों के लिए अवेलेबल करना है, सिखों के लिए अवेलेबल करना है, और इसीलिए उन्होंने खालसा स्कूल की स्थापना की थी। सभा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी पंजाब में, पूरे पंजाब में। दूसरा था कि इनको ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है या ब्रह्म समाज या आर्य समाज या मुस्लिम मौलवीज जो है ना, इनकी जो चीजें ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोपोगेशन कर रहे हैं, उसको रोकना है। सो इसीलिए इन्होंने ये कहा था कि जो भी चीज गुरु बानी के अगेंस्ट जाएगी उसको हमें रिजेक्ट करना है, और जो भी कस्टम्स जो हैं या जो भी हमें लाने हैं वो सिख डॉक्टराइन के तरह से स्टैब्लिश करके लाने हैं। ये था इनका। सिख रिफॉर्म मूवमेंट का एक स्टेप अहेड आप कहोगे तो वो था अकाली मूवमेंट। इसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसमें ये था कि जो सिख गुरुद्वारा में जो महंत होते थे, जो उदासी महंत होते थे, जो कि उनको लीड करते थे, वो काफी ज्यादा करप्ट होने लग गए थे। काफी ज्यादा मतलब ऐसा दीन दुनिया की चीजों में ज्यादा वो मतलब ये होते थे, और उनका पोजीशन भी जो होता था वो हेरिडेटरी होता था, मतलब जैसे पिता के बाद बेटे को मिलेगा, फिर बेटे के बाद उनके बेटे को मिलेगा, ऐसा। तो उसमें भी ये रिफॉर्म चाहते थे कि ये जो करप्ट उदासी महंत से उनके हाथ से आके ये नॉर्मल लोगों के हाथ में भी जाए, इनकी जो कंट्रोल होती है। तो इसलिए इन्होंने अकाली मूवमेंट लाया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको रिप्रेस करने की इस पॉलिसीज को, इनके जो नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह इन्होंने किया था अकालीज ने 1921 में, उसको दबाने की कोशिश करी। लेकिन इनके डिमांड को देखते हुए उन्होंने सिख गुरुद्वारा एक्ट लाया था 1922 में, जिसे कि अमेंड किया गया था 1925 में। और उसके बाद ये हुआ कि जो गुरुद्वारा का कंट्रोल है ना, वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC को दिया गया, जो कि एक एपेक्स बॉडी थी सिख मासेस के लिए, एडमिनिस्टर करती थी गुरुद्वारा को। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसे थियोसॉफिकल मूवमेंट कहते हैं। ये जो सोसाइटी है ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ भी चुकी है, तो इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो एक जो वेस्टर्नर्स थे, ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स, जिसमें मैडम HP ब्लवस्की एंड कॉलोनल MS ऑकर्ट जो है वो शामिल थे, उन्होंने इंडियन थॉट और कल्चर से इंस्पायर होके इस सोसाइटी की स्थापना करी थी न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट। 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस तरीके से आया था कि इसकी फाउंडेशन कहाँ रखी गई थी, इंडिया में या फिर यूनाइटेड स्टेट में या कहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, यूनाइटेड स्टेट में 1875 में, इंडिया में नहीं हुई थी। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर भले ही इंडिया शिफ्ट किया था 1882 में मद्रास में, जिसका जो नाम था अद्यार में इन्होंने शिफ्ट किया था। उसके बाद इन्होंने, इनकी जो एक्सेप्टेंस थी, जो बिलीव्स थी, वो किस पे करती थी, ये सोल, जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मा का जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है उस पे ये बिलीव करते थे कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है। कर्म, कि जो जैसा भी आप कर्म करते हो उस हिसाब से आपको फल मिलता है, ये चीजों में भी ये बिलीव करते थे। तो उपनिषद, संख्या, योगा, वेदांता स्कूल के जितने भी थॉट्स थे उसमें ये बिलीव करते थे। और इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए भी काम किया, और इनका ये कहना था कि विदाउट सीकिंग रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर, हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जो है वो प्रमोट करना है। चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया इन्होंने, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी अबॉलिश करने के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद करी, और जो आउटकास्ट थे उसको अपलिफ्टमेंट के लिए भी कोशिश करी, विडोज की स्थिति को सुधारने की कोशिश करी। इस तरीके से ये सोशल चीजों में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। इंडिया में ये पॉपुलर कब हुआ, जब एनी बेसेंट ने इसको ज्वाइन किया था। 1847 1933 इनका टाइम पीरियड है, और ये इंडिया 1893 में आई थी। और इसके बाद इनकी जो एक स्टेप अहेड कह सकते हो एजुकेशन के सेक्टर में, तो ये था कि इन्होंने फाउंडेशन रखी थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, बनारस में 1898 में। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा कि एनी बेसेंट ने कब सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना रखी थी और कहाँ रखी थी। और यहाँ पे इस स्कूल में, इस हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस में, हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट दोनों पढ़ाए जाते थे साथ साथ। द
The college became the nucleus for the formation of Banaras Hindu University in 1916. तो अभी जो BHU है आपका, उसका न्यूक्लियस यही था। और उसके बाद इन्होंने विमेन के एजुकेशन के लिए भी आने बेसिन में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। The society opened school for boys, for women, for the depressed classes and also encouraged participation in the Boy Scout movement. अब हाँ, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा who was the first women president of Indian National Congress, then it was Besant only. Okay. और अगर ये पूछा जाएगा who was the first Indian women president for the Indian National Congress, then that was Sarojini Naidu. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, माइन्यूट डिफरेंस है इसलिए गलती हो जाती है। उसके बाद इस सोसाइटी ने बॉयज के लिए भी स्कूल ओपन किए, वुमेन के लिए भी किए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी किए। और उसके बाद इन्होंने एक चीज प्रूव करी थी टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इन द अवेकनिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडियंस इन्होंने एक बूस्टअप दिया था इंडियन सोसाइटी को, इंडियन मासेस को। तो एनी बेसेंट और जो ब्लवत्स्की हैं, ऑलकॉट हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। या तो आपको सिर्फ इतना पूछ के छोड़ देंगे या फिर ये पूछेंगे कि क्रिटिकली एनालाइज करो उसको। तो अगर क्रिटिकली एनालाइज करने कहा जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आपको वहां पे डिस्कस करने हैं। दोनों चीजें आपको बतानी है कि किस तरीके से ये पॉजिटिवली ठीक था और किस तरीके से इसके नेगेटिव सर्कमस्टांसेस भी हुए थे। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंसेस क्या थे रिफॉर्म मूवमेंट्स के, तो सबसे पहले आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जो है वो डिस्कस करो। तो आपको पता है कि जो 19th सेंचुरी में ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स होने शुरू हुए थे, इसने इंडियन मासेस को एक अवेकनिंग की तरफ लेके गया था ये। और उसके बाद एक मिडिल क्लास जो होता है, मिडिल क्लास सोसाइटी जो होती है, उसको राइज होने में मदद मिली थी, राइट। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इसने कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स द लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल, कि जो वो एक डरे हुए सहमे हुए से रह रहे थे, अब अपनी बातों को वो सामने रख सकते थे, चाहे वो ट्राइबल रिवॉल्ट के द्वारा हो, चाहे वो पेजेंट रिवॉल्व के द्वारा हो, या फिर जो सिविल अपराइजिंग हो रही थी उसके द्वारा हो। लेकिन ये अपने अब दबते दबते और डरते डरते ये थक चुके थे और अब अपनी चीजें, ये अपना गुस्सा जो है वो अपनी ग्रीवेंसेस ये जाहिर करने लग गए थे, राइट। तो अब जो एक्सप्लॉयटेशन इनका प्रीस्ट क्लास द्वारा होता था, पंडित क्लास, ब्राह्मणों द्वारा जो होता था, जो मतलब उस समय सोशलिस्ट काफी ज्यादा थे, ये यज्ञ वो यज्ञ, उसके मतलब उसके बेसिस पे जो पंडित है वो काफी ज्यादा एक अपर क्लास माने जाते थे और जो अनटचेबल्स थे उनको काफी ज्यादा हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो इसके लिए इन्होंने एक कम से कम बहुत सारे जो मूवमेंट्स लाए गए थे अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट या जो भी, तो एक हेल्प तो इनको जरूर मिली। अब इसमें आपको मैंने पिछले लेसन में ही बताया था, श्री नारायण गुरु जो थे उन्होंने केरला में टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि अनटचेबल्स को भी के लिए भी जो है टेम्पल्स वो खोले जा सकें। फिर वाइकोम सत्याग्रह हुआ और उसके बाद फिर आपका और भी बहुत सारे सत्याग्रह हुए थे, जैसे कि गुरुवायूर सत्याग्रह हुआ था जिसमें इन्होंने अनटचेबिलिटी को बाइकट करने की बात करी थी। उसके बाद अनटचेबिलिटी के लिए रिफॉर्म मूवमेंट भी चलाए गए थे, बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इन्वॉल्व थे, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, दयानंद सरस्वती हो। इन लोगों ने इनह्यूमन जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की उसको काफी ज्यादा नकारा था और इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो स्ट्रगल है मतलब ये अनटचेबिलिटी वाली चीज जो है वो बिल्कुल ही गलत है। और फिर जो गांधीयन प्रिंसिपल होता है उसमें भी एक हेल्प मिली थी इन चीजों की, बाद में जाके गांधीयन फिलॉसफी भी काफी ज्यादा स्प्रेड हुई थी। दूसरी चीज कि इन्होंने इस मोमेंट ने एम्फसाइज किया ह्यूमंस को कि आपको थोड़ा सा रैशनल व्यू रखना है, थोड़ा सा मतलब इंटेलेक्चुअल होना है आपको, तो रीजंस, थोड़ा सा लॉजिक और रीजंस पे सोच के किसी चीज को काम करना है। जो रेनेसांस आ रहे थे, जो भी नई चीजें आ रही थी उसके बारे में वो लॉजिकल होना शुरू हो गए थे। तो एक तरीके से जो रेनेसांस वाली स्थिति थी वो इंडियन मासेस में आनी शुरू हो गई थी। तीसरा था कि राइजिंग हुई थी मिडिल क्लासेस की और उसके बाद इनको एक अपलिफ्टमेंट करने में हेल्प मिली थी और एक जो ह्यूमिलिएशन ये फेस करते थे उसमें इनको रिडक्शन भी हुआ था, वो कम हुआ था कम से कम। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने मॉडर्न जो एजुकेशन था उसको प्रमोट किया। तो मॉडर्न एजुकेशन जब प्रमोट हुआ ना, जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आया माइंड में, तो लोगों ने ऊपर उठने की सोची, चाहे वो पॉलिटिकल सेंस में हो कि हमें भी मतलब इंडियन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर कहीं पे भी इंडियन को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, तो ये पॉलिटिकली हो गया। सोशली ये था
कि अनटचेबल्स भी अपने हक के लिए उठना शुरू हो गए थे, है ना, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या कोई भी हो। उसके बाद इन्होंने सेकुलर और रैशनल आउटलुक अपना रखना शुरू कर दिया था, थोड़े से उग्र होने भी ये शुरू हो गए थे अपने हक के लिए। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि मॉडर्न आइडिया और कल्चर जो है उसको आप इंडियन कल्चर से थोड़ा सा इम्बाइब करके, थोड़ा सा उसको इंटीग्रेट करके आप एक नई चीज डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए मॉडर्न एजुकेशन को इन्होंने काफी ज्यादा तवज्जो दी थी। इन्होंने मॉडर्न आइडियाज और इंग्लिश एजुकेशन को कॉमन मासेस में, लोकल इंडियन मासेस में फैलाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की थी, ताकि ह्यूमन डिग्निटी जो है वो बरकरार रह सके। बहुत सारे जो पहले अदर कंट्रीज में मोमेंट्स हो रहे थे, चाहे वो अमेरिका रिवॉल्यूशन हो या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, तो यहाँ से इनको ये बात सीखने को मिली कि लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी एटसेट्रा, ये सब जो है ना, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ह्यूमन मासेस के सर्वाइवल के लिए। तो इन्होंने काफी ज्यादा इन रिवॉल्यूशंस ने भी इंडियन जो मासेस थे उसको डीपली इन्फ्लुएंस किया था। तो ये सोच रहे थे कि अगर वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो ये कैसे हुआ, अगर एजुकेशन इन्होंने देखी, उन्होंने ये उनके बारे में उन्होंने जाना, तो ही तो उससे वो इन्फ्लुएंस हुए थे ना, राइट। अब है कि फाइट अगेंस्ट द सोशल एबल्स, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें उस समय चल रही थी। सती प्रथा था, बाल विवाह था, भ्रूण हत्या थी, ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसके लिए राजा राम मोहन रॉय जो एक पहले सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया। सती प्रथा से उन्होंने उन्मूलन कराया। उसके बाद जो अनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी वो भी, उससे भी, जैसे विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मशक्कत करी थी। विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काफी ज्यादा, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, वुमेन की कंडीशन को सुधारने की कोशिश की, विडो हाउसेस बनाए, उनको एम्पावरमेंट देने की कोशिश करी, लीगलाइज कराया विडो की रीमैरिज को, विमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे गर्ल्स स्कूल उन्होंने खोले। ज्योतिबा जो फूले थे उन्होंने पुणे में बहुत सारे स्कूल खोले। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा विमेन एजुकेशन के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस पर जोर भी डाला था। जैसे कि बेथुने स्कूल जो है वो कलकत्ता में 1849 में भी फॉर्म किया गया था, और इसीलिए ये विमेन एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा एक अच्छा स्टेप भी माना जाता है। चाइल्ड मैरिज हो या पॉलीगैमी हो या पुर्दा जो बिहेवियर था उसके खिलाफ इन्होंने बात करी। एंड उसके बाद इसीलिए चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 जो है वो पास किया गया था, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। कास्ट सिस्टम पे इन्होंने अटैक किया। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, इन लोगों ने काफी ज्यादा इस पे अटैक किया था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। वेद या उपनिषद इसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिर उन्होंने जो लीडर्स थे जैसे ज्योतिबा फुले और श्री नारायण गुरु, उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट में अपना योगदान दिया था। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा उसके उत्थान के लिए काम किया था। फिर उसके बाद आपको अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी रिफॉर्म मूवमेंट काफी ज्यादा हुए थे। और एक चीज यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि नेशनलिज्म का जो है ना ग्रोथ होना शुरू हुआ था। जितने भी ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उसमें इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी और ये सारी चीजें इंडियन मासेस में अब जागनी शुरू हो गई थी। एक जो उनके वीकनेसेस थे वो पहचानने लग गए थे, और उसके बाद उसको दूर करने के लिए वो प्रयासरत होना शुरू हो गए थे। तो आप ये कह सकते हो कि जो रिफॉर्मिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना एक बहुत अच्छा योगदान दिया था। और उन्होंने जो आपका फिर जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उसमें भी आप एक कह सकते हो कि वहीं से शुरुआत होनी जो है वो शुरू हो गई थी, राइट। तो इस तरीके से काफी ज्यादा जो है इन लोगों ने रिफॉर्म मूवमेंट में भी हेल्प करी थी। जो भी 19th सेंचुरी में रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे थे उसका कोई एक नैरो बेस नहीं था। अब ये कोई रीजनल बेस होके नहीं रह गया था, ये थोड़ा सा एक नेशनल चीज अब होनी शुरू हो गई थी। अब है कि आपको नेगेटिव एस्पेक्ट पूछे जाएंगे कि इसका नेगेटिव क्या था। तो नेगेटिव में देखिए सबसे पहली बात कि इनका नैरो सोशल बेस था। मतलब ये एजुकेटेड और अर्बन मिडिल क्लास के लिए बात तो करते थे, लेकिन जो पेजेंट्स थे, जो पुअर किसान थे, उनको इन्होंने काफी हद तक इग्नोर किया था। ज्यादा मासेस में इनकी पकड़ नहीं थी। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी पहले के मूवमेंट्स हो रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट होने के पहले वो एक रीजनल मूवमेंट थे, जो कि एक रीजन के लिए बात करते थे, एक किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बात करते थे। होल कम्युनिटी, होल इंडिया के लिए वो बात नहीं कर रहे थे। ये तो बाद में जाके शुरू हुआ था।
तो इनसफिशिएंट एम्फेसिस इन्होंने रखा था एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर आर्ट आर्टिक, मतलब ठीक है इन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए जद्दोजहद करी, इंडियन टेक्स्ट और वेद और उपनिषद को बचाने के लिए कोशिश करी, लेकिन आर्ट या आर्किटेक्चर या लिटरेचर या म्यूजिक या साइंस टेक्नोलॉजी इन चीजों को बचाने के लिए इन्होंने कोशिश नहीं करी थी। दूसरी बात ये थी कि जो प्रोसेस था इवोल्यूशन का, ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने एक उत्थान ही किया था, इसने काफी ज्यादा जो है ना एक अलग तरह का तरीके का जो कंसेशनेस था उसको जो है वो जन्म दिया था। जैसे कि कम्युनल, मतलब कम्युनल बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी, मुस्लिम रिवाइवल मूवमेंट अलग हो रहे थे, हिंदू रिवाइवल मूवमेंट अलग हो रहे थे, तो वहां पे एक कम्युनलिज्म जो है ना वो ग्रो कर रहा था। नेशनल कंसाइसनेस जो है मिडिल क्लासेस में वो बहुत कम देखने को मिल रहा था। एक रीजन में आपको देखने को भले ही मिल जाए, लेकिन एक होल इंडिया के लिए ये चीज नहीं हो रही थी। जो लैंग्वेजेस थे वहां पे आपके संस्कृत या फिर इंग्लिश, ये चीजों को प्रमोट किया जा रहा था, जो कि एक नॉर्मल पीपल के लिए जानने लायक बात नहीं थी। एक किसान कैसे संस्कृत जानेगा, वो कैसे इंग्लिश जानेगा, तो उनके लिए ऐसी कोई चीज नहीं की थी उन्होंने। वेस्टर्न इंडिया में आपको जैसे प्रार्थना समाज है, उन्होंने काफी ज्यादा इंग्लिश एजुकेशन पे जोर दिया था, लेकिन वो कैसे पुअर लोगों के लिए तो वो हेल्पफुल हो नहीं सकता था ना, तो उन्होंने उसके लिए ध्यान नहीं दिया था। अब उन्होंने विमेन की डिग्निटी के लिए फाइट तो किया, लेकिन वो किसी भी तरीके से फाइट करके भी विमेन को एक इक्वल पोजीशन सोसाइटी में नहीं दिला पाए। चाहे वो जितना भी फाइट कर लें, उनको जो है नीचे ही रहना पड़ा इन ऑल स्पेयर ऑफ पब्लिक लाइफ। उन्होंने विमेन के पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया, लेकिन कितनी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलती है? आज ही कम देखने को मिलती है। लोकसभा या राज्यसभा में सीटें जाके देखो, विमेन की पार्टिसिपेशन देखो, 8% भी नहीं है। तो फिर मतलब उस जमाने में तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। तो रिफॉर्म मूवमेंट जो थे ज्यादातर रीजनल रिवाइवलिस्ट, रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है, ये नेशनल नहीं हो रहे थे। तो इस तरीके से इसने जो है ना कम्युनलिज्म को भी एक जन्म दिया था। आर्य समाज मूवमेंट जो हुआ था उसमें इन्होंने जो है शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो शुद्धि मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था? जो लोग अलग रिलीजन में चेंज हो जा रहे थे हिंदूज, उनको रोकने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे एक टेंशन तो आएगा ना, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे आप तो आपका मुस्लिमों से झगड़ा हो ही जाएगा, क्रिश्चियन मिशनरी से झगड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि आप उनके चीजों जो वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं अपने कल्चर का, रिलीजन का, उसमें आप बाधा कर रहे हो। तो इस तरीके से इसमें कम्युनलिज्म को और जो एक रिलीजियस एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया भी था। फिर अलीगढ़ मूवमेंट भी जो था सैयद अहमद खां का, इनिशियली उन्होंने एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात करी थी मुस्लिम्स में, लेकिन बाद में चल के वो क्या हो गए थे कि ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होना शुरू हो गए थे। वो ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो बाइकट करना शुरू कर रहे थे। तो इस तरीके से जो नेशनल चीज थी उसको मतलब दखल अंदाज करके वो ब्रिटिशर्स को प्रमोट कर रहे थे, चाहे मुस्लिम लीग हो या कोई भी हो। तो मुस्लिम लीग का ही ये जो था ना कि टू नेशन थ्योरी उन्होंने ही तो लाया था, और टू नेशन थ्योरी के आने से ही तो पार्टीशन हुआ था। तो इनके रूट्स जो थे ना इन्हीं मूवमेंट से भी कहीं ना कहीं उठ के आए थे। ये जो हमारा पार्टीशन हुआ वो ऐसा थोड़ी है कि 1-2 सालों का असर था, वो पिछले इतने सालों से जो ये बीज बोए जा रहे थे रीजनलिज्म के या कम्युनलिज्म के, उसका असर था, उसका रिजल्ट था। उसके बाद जो लोअर कास्ट मूवमेंट होने शुरू हुए थे, चाहे वो सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फूले के अंदर हुआ हो, या फिर अरूबीपुरम टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ हो, SNDP मूवमेंट जो श्री नारायण गुरु ने लाया था, तो ये सारे जो मूवमेंट थे ये चलो ठीक है बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिए तो थे, लेकिन फिर उसके बाद जो प्रेस्ड क्लास है, जो ब्राह्मण समाज है, वो अगेंस्ट हो जाते, राइट। अब वो ये सोचते कि भाई वेद और कुरान में जो लिखी हुई चीज है आप उसको मतलब कास्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो लिखी हुई चीज है उसको आप नकार के आप ये चीजें ला रहे हो। तो इस तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसके थे, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके काफी ज्यादा थे, क्योंकि इसने नेशनलिज्म के ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करी थी। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन। सो यहाँ पे ये एंड होता है। अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे
आपका ये टॉपिक नेशनल मूवमेंट जो है यहाँ पे 1905 से 1918 तक, जिसे जो भी पीरियड यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है या फिर जो भी आए थे यहाँ पे, नेशनल मूवमेंट जब 1905 से स्टार्ट होता है ना, तो आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो अगला लेसन तो खैर नेशनल मूवमेंट इंपॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि यहाँ से 5 से लेके 18 तक में बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस यहाँ पे हो रही है, आप उसमें सीख सकते हो कि हाउ यू कैन मिनिमाइज योर मिस्टेक, और किस तरीके से एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करके आपके जो स्कोर्स हैं बढ़ाने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आप वहाँ पे उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात कि किस तरीके से आपको आंसर चूज करना होता है। And if you're having any query, type it in comment box. It will be taken care of. It's Anamika signing off. Bye bye.